Hello friends, let us welcome all of you my this new video lecture in which I will discuss about the newly initiation system called nonal, a shock tube, a non-electric system. Before reading about the nonal, I would like to draw your attention on the history of the initiation system and a little bit discovery of the species. जो इनिशिएशन सिस्टम था, पहले स्टार्टिंग में कैसे था, वन बाय वन कैसे इनिशिएशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया गया, पहले कैसे स्पेशो कौन सा स्पेशो था, स्पेशो को कैसे इन्वेंशन किया गया, ये सब मैं कुछ आप लोगों को प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशो इज डिस्कवर्ड बाय द चाइना इन 3rd century BC, दैट इज बिफोर क्रिस्ट। इस दुनिया में सबसे पहले स्पेशो का जो डिस्कवर किया गया वो सबसे पहले चाइना में किया गया, 3rd century BC में किया गया। वो किसने किया इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है, परंतु सबसे पहले चाइना में किया गया। और वो स्पेशो कौन था, कैसा था, ये चाइना वाले भी नहीं जानते थे। कुछ पदार्थों को आपस में मिलाए और वो क्या है फ्लेम किया, कुछ पड़ाका टाइप से उसमें क्या ब्लास्ट हुआ और उसका लोग क्या है मनोरंजन ले रहे थे, परंतु उसके फार्मूले के बारे में नहीं जानते थे। रोगर बैकन perfected the formula of the gunpowder in 12th century. Berthold Savard invented gun in the 3rd century. इसके बाद रोगर बैकन 12th century में गन पाउडर के फार्मूले को सिद्ध किया कि गन पाउडर में 75% पोटेशियम क्लोरेट, 15% चारकोल एंड 10% सल्फर होता है, उसके फार्मूले को उसने प्रूफ किया। इसके पहले एक्सप्लोसिव का आविष्कार तो हो गया था, वो ब्लास्ट होता था पड़ाके के रूप में, लोग उसका मनोरंजन करते थे, लेकिन उसके फार्मूले के बारे में नहीं जानते थे। इसके फार्मूले को यूरोप वालों ने स्टील करके वहाँ भी बारूद बनाना चालू कर दिए, परंतु वो जो बारूद सब बन रहा था वो केवल वार के लिए और बैटल के लिए उपयोग हो रहा था, उसका उपयोग कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं हो पा रहा था। इन 1627 एक्सप्लोसिव वाज स्टार्टेड यूजिंग फॉर रॉक फ्रैगमेंटेशन इन यूरोप, बिफोर इट वाज ओनली यूज फॉर वार पर्पज। 1627 में यूरोप में एक्सप्लोसिव का उपयोग रॉक फ्रैगमेंटेशन, रॉक लूजनिंग के लिए किया जाना चालू किया गया। इसके पहले यह केवल वार पर्पज के लिए उपयोग किया जाता था। इन 1715 फर्स्ट मैगजीन वाज बिल्ट इन कॉलोनियल विलियम्सबर्ग वर्जीनिया टू स्टोर गन पाउडर बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू फाइट विथ अमेरिकन नेटिव्स। 1715 में सबसे पहली मैगजीन कॉलोनियल विलियम्सबर्ग के वर्जीनिया नामक स्थान में बनाई गई थी, जो गन पाउडर नाम की स्पीसी को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। और वो यूरोपियन कंट्रीज वो फाइट करने के लिए, वार करने के लिए, अमेरिकन लोगों से युद्ध करने के लिए वो मैगजीन बनाई गई थी। उस मैगजीन की जो दीवार की हाइट थी 10 फीट थी। तो जब 1627 में एक्सप्लोसिव का रॉक फ्रैगमेंटेशन के लिए उपयोग किया जाना चालू किया गया, तो उसके उस समय कोई भी इनिशिएशन सिस्टम नहीं था। इनिशिएशन सिस्टम की अनुपस्थिति में जो गन पाउडर था, गन पाउडर का ही उपयोग किया जा रहा था। ये लगभग 3 मीटर डेप्थ वाले होल किए जाते थे। उन होलों में ये गन पाउडर को इसमें फिलअप कर दिया जाता था और यहाँ से कोई यहाँ तक फिलअप कर दिया जाता था, यहाँ से कोई एक ट्यूब टाइप की डाल करके उसमें गन पाउडर भरा रहता था और यहाँ से फिर यहाँ तक गन पाउडर को ऐड कर दिया जाता था, यहाँ स्टीमिंग कर दिया जाता था। इस गन पाउडर मैच बॉक्स से किसी के द्वारा इसको
फ्लेम से टच कर दिया जाता था और इस प्रकार से फ्लेम यहाँ से ट्रेवल करती थी, ट्रेवल करते करते यहाँ आती थी, इस ट्यूब के द्वारा इस गन पाउडर में जाती थी और इस प्रकार से इस गन पाउडर का ब्लास्ट होता था। तो छोटी छोटी मानिए जो पत्थर की रहती थी, जहाँ पे 3 मीटर लंबे या उससे भी छोटे होल रहते थे और 50 मिलीमीटर से कम डायमीटर के होल रहते थे, उसमें इसका उपयोग किया जाता था। परंतु इनिशिएशन के लिए कोई चीज़ नहीं थी, गन पाउडर का ही उपयोग होता था। तो वाटरी कंडीशन में, रेनी सीजन में ये फ्लेम ट्रेवल करते करते बीच में आके एक्सटिंग्विश हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी, या कभी तेज़ हवा चलती थी तो तेज़ हवा में भी ये जो गन पाउडर था यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता था और फ्लेम यहाँ पर ब्रेक हो जाती थी। इस प्रकार से जो गन पाउडर का इनिशिएशन के लिए उपयोग किया जाता था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक था ये। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम these problems, in 1931 safety fuse was invented in 1831 by William Bickford. At that time burning rate was 2 to 3 minutes per meter. 1831 में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 1831 में विलियम बिकफोर्ड के द्वारा सेफ्टी फ्यूज का इन्वेंशन किया गया। उस समय सेफ्टी फ्यूज का जो बर्निंग रेट था 2 to 3 मिनट पर मीटर था। ये जो सेफ्टी फ्यूज था जिसका इन्वेंशन किया गया, ये लुक्स लाइक ए कार्ड की तरह दिखाई देता था। इट इज कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ फाइन ग्रेन गन पाउडर और ब्लैक पाउडर। आउटर लेयर हैज वाटर प्रूफ कोटिंग। और ये जब उसमें बनाया गया था तो नॉर्मल था, लेकिन आगे इसमें कई प्रकार के बनाए गए उपयोग करने के लिए। ड्राई कंडीशन में उपयोग करने के लिए डबल बुल ब्रांड करके सेफ्टी फ्यूज बनाया गया। फॉर डैम्प कंडीशन ब्लू सम्प नाम की सेफ्टी फ्यूज बनाई गई। और वेट कंडीशन के लिए OCPH ऑरेंज कलर्ड प्लास्टिक सीज्ड नाम करके सेफ्टी फ्यूज बनाई गई, जिनको मैं आप लोगों के सामने क्रमशः लिखता जा रहा हूँ। नंबर 1 डबल बुल ब्रांड, BOUB डबल बुल BRAND। इट इज फॉर ड्राई कंडीशन, फॉर ड्राई कंडीशन। नंबर 2 ब्लू सम्प, नंबर 2 है ब्लू BLUSUMP ब्लू सम्प फॉर डैम्प कंडीशन, फॉर डैम्प कंडीशन। नंबर 3 है OCPH इसका फुल फॉर्म है ORANG ऑरेंज, COLOU ऑरेंज कलर्ड प्लास्टिक सीज्ड, PLASTIC प्लास्टिक, SH प्लास्टिक, SHEA सीज्ड, THED प्लास्टिक सीज्ड, ऑरेंज कलर प्लास्टिक सीज्ड सेफ्टी फ्यूज। फर्स्ट फॉर ड्राई कंडीशन, सेकंड फॉर डैम्प कंडीशन, उसी पेज फॉर वेट कंडीशन, फॉर वेट कंडीशन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की सेफ्टी फ्यूज बनाई गई। पहले ड्राई कंडीशन के लिए डबल बुल ब्रांड, डैम्प कंडीशन के लिए ब्लू सम्प और फॉर वेट कंडीशन के लिए OCPH सेफ्टी फ्यूज को उस समय बनाया गया।
और इस प्रकार से जो अपनी समस्या थी कि रेनी सीजन में या वेट कंडीशन में जो एक ब्रेकअप हो जाता था, फ्लेम एक्सटिंग्विश हो जाती थी, इस प्रकार से इनिशिएशन नहीं हो पाता था। सेफ्टी फ्यूज के बन जाने के बाद उस समस्या को हमने ओवरकम कर लिया। परंतु जब सेफ्टी फ्यूज का आविष्कार हो गया तो उस समय गन पाउडर की अपने पास एक्सप्लोसिव था और ये छोटी छोटी खदानों में 3 मीटर के लंबे होल में जो 50 मिलीमीटर से कम डायमीटर के होल रहते थे उनमें उपयोग किया जाता रहा। परंतु समय के साथ में एक्सप्लोसिव का और आविष्कार हुआ और नए अब एक्सप्लोसिव के आविष्कार हुए, जैसे फुलमिनेटिंग गोल्ड एंड मरकरी गोल्ड। इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन नाम के उपयोग एक्सप्लोसिव का भी इन्वेंशन हुआ और इन एक्सप्लोसिव के इन्वेंशन होने के बाद प्रॉब्लम ये आई कि ये सभी एक्सप्लोसिव शॉक सेंसिटिव थे। ये सभी एक्सप्लोसिव फ्लेम सेंसिटिव नहीं थे, ये सब शॉक सेंसिटिव थे। शॉक सेंसिटिव होने के कारण इनका सेफ्टी फ्यूज से किसी भी प्रकार से ब्लास्टिंग नहीं किया जा सकता था। सेफ्टी फ्यूज के द्वारा इनका ब्लास्टिंग ना किए जाने के कारण ये एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में उपयोग नहीं किए जा रहे थे। यह एक बहुत बड़ी समस्या इंडस्ट्री में तैयार हो गई थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए वैज्ञानिक लोग एक के बाद एक आविष्कार करते रहे आए और खोज करते रहे। खोज करते करते इसके बाद कुछ डिटोनेटर्स का भी आविष्कार किया गया और डिटोनेटर तो अंडरग्राउंड उपयोग होते रहे, लेकिन इसके बाद जो आविष्कार हुआ वो डिटोनेटिंग फ्यूज का हुआ। ये जो डिटोनेटिंग फ्यूज थी इसका आविष्कार इट वॉज डेवलप्ड इन 1907 इन फ्रांस एंड वॉज कॉल्ड कोडियो। उस समय इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इसका जो इन्वेंशन हुआ 1907 में फ्रांस में हुआ और उस समय इसको कोडियो नाम दिया गया। दिस डिटोनेटिंग फ्यूज इज बेसिकली ए डिवाइस टू ट्रांसमिट द शॉक वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर कैरिंग आउट मल्टीपल शॉक ब्लास्टिंग। यह एक ऐसा डिवाइस था जो शॉक वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता था और जिससे एक ही बार में कई शॉटों का ब्लास्टिंग संभव हो सकता था। इट लुक्स लाइक ए कार्ड हैविंग 5 मिलीमीटर डायमीटर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स filled with fine grain gunpowder, fine grain PTN, and this in starting when it was invented, TNT. When it was invented, TNT is placed in the lead tube, which provides a VOD of 4900 मीटर पर सेकंड। जब इन्वेंट किया गया था तो उस समय इसके एक लेड की ट्यूब थी जिसके अंदर TNT फाइन ग्रेड TNT के पाउडर को एक्सप्लोसिव को इसके अंदर क्या है इन्फ्यूज किया गया था, जो 4900 पर मीटर सेकंड की वेलोसिटी से हमको जो शॉक वेव देता था उसकी वेलोसिटी 4900 मीटर पर सेकंड थी। उस समय TNT का प्रयोग किया गया था, लेकिन अभी इस समय TNT की जगह पर PTN का उपयोग किया जा रहा है और PTN के उपयोग करने से हमको जो VOD मिल रहा है 7000 लगभग 7000 मीटर पर सेकंड के लगभग VOD हमको मिल रहा है। और ये VOD ये जो PTN का उपयोग होता है, PTN 6 to 12 ग्राम पर मीटर लेंथ ऑफ द डिटोनेटिंग फ्यूज। डिटोनेटिंग फ्यूज के 1 मीटर लेंथ में 6 से 12 ग्राम PTN का उपयोग किया जा रहा है। इट लुक्स लाइक ए कार्ड
हैविंग 5 मिलीमीटर डायमीटर। ये 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर के लेंथ में अवेलेबल है। इट इज़ यूज्ड फॉर डीप होल ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस बट नॉट यूज्ड इन द अंडरग्राउंड। इसका उपयोग ओपन कास्ट माइन में डीप होल ब्लास्टिंग में किया जाता रहा, लेकिन अंडरग्राउंड माइन के लिए उपयुक्त नहीं थी। अंडरग्राउंड माइन के डिटोनेटर इन्वेंशन किए गए थे। तो ये डिटोनेटिंग फ्यूज को इन्वेंशन किया गया। ये शॉक वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने में सक्षम था, और इसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन भी काफ़ी हाई था, 4900 मीटर पर सेकंड उस समय, लेकिन इस समय 7000 मीटर पर सेकंड है। परंतु इसके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसकी बहुत सारी डिमेरिट्स थी, और उन डिमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए फिर नोनल या नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर शॉक ट्यूब का इन्वेंशन हुआ। इसकी डिमेरिट्स क्या थी वो मैं आप लोगों को बतलाने का प्रयास करूंगा। इसकी मेनली 2 डिमेरिट्स थी, पर और बहुत सारी डिमेरिट्स थी इसकी। ये नोनल इट इज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट A.B. Nobel in 1960 and 1965. It was developed to overcome the 2 main basic problems associated with the use of detonating fuel or cart. इस नोनल का इन्वेंशन स्वीडिश साइंटिस्ट A.B. Nobel के द्वारा किया गया था 1960 में, फिर 1965 में। यह डिटोनेटिंग फ्यूज के उपयोग करने से जुड़े जो 2 मेन समस्याएं थी, उन समस्याओं को ओवरकम करने के लिए इसका डेवलप किया गया था। तीसरी समस्या भी थी, लेकिन जो 2 मेन समस्याएं थी वो थी कि इसकी उपयोग करने से बहुत हाई नॉइज उत्पन्न होती थी। नॉइज जनरेटेड बाय द डिटोनेटिंग फ्यूज इज वेरी हाई। डिटोनेटिंग फ्यूज को उपयोग करने से जो नॉइज उत्पन्न होती थी बहुत अधिक थी। दूसरी जो मेन समस्या थी कि जब हम लो सेंसिटिव चार्ज का किसी प्लास्टिक होल में उपयोग करते थे, तो यह लो सेंसिटिव जो चार्ज रहता था डिटोनेटिंग फ्यूज के चारों तरफ, यह उसको डिफ्लैग्रेट कर देता, क्योंकि इसमें जो वेग शॉक वेव जो ट्रेवल करती थी उसका VOD बहुत हाई होता था। उससे क्या है, शॉक वेव डैमेज हो जाती थी, फट जाती थी, और उस शॉक वेव से जो लो सेंसिटिव एक्सप्लोसिव रहता था वो ब्लास्ट तो नहीं होता था, परंतु डिफ्लैग्रेट हो जाता था। वो अनइंटेंशनली उसमें वो जलना चालू कर देता था और डिफ्लैग्रेट हो जाता था। इफ ए लो सेंसिटिव चार्ज इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, देन डिटोनेटिंग फ्यूज allow its unintentional burning rather than blasting, which is called deflagration or desensitization. जब लो सेंसिटिव एक्सप्लोसिव का उपयोग किया जाता था तो डिटोनेटिंग फ्यूज के जो चारों तरफ एक्सप्लोसिव रहता था वो अनैच्छिक रूप से ना चाहते भी उसका क्या है कि वो जलना चालू कर देता था, उसका ब्लास्टिंग नहीं होता था। इस प्रक्रिया को डिफ्लैग्रेशन कहते थे, डिसेंसिटाइजेशन कहते थे। ये 2 मेन समस्याएं जो थी ही। तीसरी जो एक समस्या थी वो थी कि जो अपना स्टीमिंग था, इतनी हाई VOD के कारण, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन के कारण जो स्टीमिंग था वो भी डिस्टर्ब हो जाता था, लूज हो जाता था। इस प्रकार से पर्याप्त कन्फाइनमेंट एक्सप्लोसिव को नहीं मिल पाता था। ये सारी समस्याएं डिटोनेटिंग फ्यूज के उपयोग करने से होती थी। बहुत अधिक नॉइज क्रिएट होता था, एयर ब्लास्ट होता था, और हमारा लगभग 20-30% एक्सप्लोसिव बेकार हो जाता था डिफ्लैग्रेशन के कारण, स्टीमिंग लूज हो जाता था। इन समस्याओं को ओवरकम करने के लिए डिटोनेटिंग नोनल का उपयोग किया जाना चालू किया गया। नोनल के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा डिटेल में। नोनल है क्या? Nonal, it is a hollow plastic bright colored shock tube of about 3 mm outer diameter and 1.5 mm inner diameter. नोनल एक खोखली हॉलो प्लास्टिक की चमकीली एक शॉक ट्यूब होती है जिसका बाहरी डायमीटर 3 मिलीमीटर होता है और आंतरिक इंटरनल डायमीटर 1.5 मिलीमीटर होता है। Inner side of the tube is coated with the high explosive PETN at the rate of 10 to
15 मिलीग्राम पर मीटर लेंथ ऑफ द ट्यूब। इनर साइड ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का जो इनर साइड रहता है उसके अंदर तरफ हाई एक्सप्लोसिव पीटीएन की कोटिंग उसमें रहती है। पीटीएन से उसको कोट कर दिया जाता है और वो कोटिंग 10 से 15 मिलीग्राम पर मीटर लेंथ ऑफ ट्यूब के हिसाब से के रेट से क्या कोटिंग की जाती है। ये जो ट्यूब था हॉलो ट्यूब था, जिसका बाहरी डायमीटर 3 मिलीमीटर और इनर डायमीटर 1.5 मिलीमीटर था, जिसके अंदर तरफ पीटीएन हाई एक्सप्लोसिव की कोटिंग रहती थी और कोटिंग 10 से 15 मिलीग्राम पर मीटर लेंथ के रेट से रहती थी। उसके दो एंड रहते थे, एक एंड को सर्विस एंड कहते थे और एक एंड को सर्विस एंड कहते थे और दूसरे एंड को रिसीविंग एंड कहते थे। वन एंड विच इज कॉल्ड सर्विस एंड इज अटैच्ड विद द नॉन इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर। तो एक एंड जिसको सर्विस एंड कहते थे उसमें नॉन इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर को अटैच कर दिया जाता था। एंड द अदर एंड विच इज कॉल्ड रिसीविंग एंड इज कनेक्टेड विद द कोबेरा टाइप प्लास्टिक कनेक्टर विथ टैग ऑफिस डिले नंबर। और दूसरा एंड जिसको कि रिसीविंग एंड कहते थे वह कोबेरा टाइप प्लास्टिक कनेक्टर से उसको कनेक्ट कर दिया जाता था और उसमें जिसमें एक टैग लगा रहता था जिसमें उस नॉन इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर का डिले नंबर लिखा रहता था। तो ये अपना जो है जो नोनल था नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम का जो शॉक ट्यूब था उसका मैंने डिटेल में डिस्कशन किया। इस शॉक ट्यूब में जो शॉक ट्रेवल करता था 2000 मीटर पर सेकंड की रेट से ट्रेवल करता था। शॉक वेव ट्रेवल्स एट द VOD ऑफ अराउंड 2000 मीटर पर सेकंड। इस नोनल में शॉक ट्यूब में शॉक 2000 मीटर पर सेकंड के रेट से की VOD से ट्रेवल करता था। इट इज़ अवेलेबल इन 100 to 500 मिली सेकंड डिले। यह 100 से 500 मिली सेकंड डिले के रेंज में उपलब्ध है। शॉक ट्यूब के उपयोग करने से देयर आर नो डेंजर ऑफ स्टे करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म और रेडियो फ्रिक्वेंसी बिकॉज दे कैन नॉट इनिशिएट द शॉक ट्यूब। इसके उपयोग करने से स्टे करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म, रेडियो फ्रिक्वेंसी आदि के खतरे से निजात मिल गया। इसके खतरे नहीं होते हैं क्योंकि इसमें जो शॉक वेव ट्रेवल करती है उसका VOD बहुत कम होता है, 2000 मीटर पर सेकंड होता है। इसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होता है क्योंकि जो नीचे जो हम डिटोनेटर का जो फैक्ट्री से मिल रहता है वह नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर रहता है, इसलिए इनसे जो खतरे थे वो खतरे होना बंद हो गए। So there are no danger of stay current, static electricity, electric storm and radio frequency because they cannot initiate the shock tube. Outer layer is designed to withstand stress during field use. आउटर लेयर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था कि फील्ड में उपयोग करते समय इसका डैमेज ना हो और रफ यूज को विदस्टैंड कर सके। इट कैन बी इनिशिएटेड बाई डिटोनेटरी फ्यूज नोनल और डिटोनेटर। यह रिसीविंग एंड में डिटोनेटरी फ्यूज या दूसरे नोनल या डिटोनेटर के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। सर्विस एंड ऑफ द शॉक ट्यूब व्हिच इज फिटेड विद द डिटोनेटर रीगेन द शॉक इक्विवेलेंट टू द शॉक जनरेटेड बाय द डिटोनेटर फ्यूज। सर्विस एंड ऑफ द शॉक ट्यूब, जो शॉक ट्यूब का सर्विस एंड होता है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर अटैच रहता है, वह रीगेन द शॉक इक्विवेलेंट टू द शॉक जनरेटेड बाय द डिटोनेटर। वह जब उसका नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर ब्लास्ट होता है तो उसका जो शॉक वेव उत्पन्न करता है उसका VOD 7000 मीटर पर सेकंड उससे अधिक उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से वो तुरंत फिर से अगेन कहना उस शॉक को गेन कर लेता है जो शॉक पहले उसमें डिटोनेटिंग फ्यूज में था। सो इस प्रकार से इनफैक्ट नोनल कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्टेप डाउन एंड स्टेप अप डिवाइस। इट इज ए डिवाइस, इस दिस नोनल को हम स्टेप डाउन और स्टेप अप डिवाइस के रूप में मान सकते हैं क्योंकि जब इनिशियली जब ये क्या है डिटोनेटिंग फ्यूज के द्वारा डिटोनेटर के द्वारा
हम नोनल को इनिशिएट करते हैं तो उस समय डेटोनेटर फ्यूज का जो VOD होता है 7000 मीटर पर सेकंड होता है, उसको ये रिड्यूस करके 2000 मीटर पर सेकंड कर देता है। और जब 2000 मीटर पर सेकंड की शॉक वेव ट्रेवल करके रिसीविंग एंड में पहुंचती है, रिसीविंग एंड में लगे फैक्ट्री असेंबल डेटोनेटर को, डिले डेटोनेटर को ब्लास्ट करती है, तो वहाँ पर शॉक वेव का VOD फिर से अगेन क्या है 7000 मीटर इससे अधिक पर सेकंड हो जाता है। इस प्रकार से यह एक स्टेप डाउन और स्टेप अप डिवाइस है। फिर ट्रांसमिशन वेलोसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द शॉक वेव इज इनिशियली यूज, जिसमें क्या है कि ट्रांसमिशन वेलोसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ शॉक वेव, जो शॉक वेव की स्ट्रेंथ है और ट्रांसमिशन वेलोसिटी है, शुरू में तो रिड्यूस की जाती है, रिसीविंग एंड में रिड्यूस की जाती है, परंतु सर्विस एंड में फिर से इसको क्या है बूस्टेड अप कर दिया जाता है, फिर इसको क्या शॉक वेव का VOD बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार से यह एक स्टेप डाउन और स्टेप अप डिवाइस है। अब मैं आप लोगों को इसको फिगर के द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, ये कैसे काम करता है। इसमें जैसे देख लीजिए, पहले से ही फिगर बना हुआ है। ये एक होल है, होल में ये अपना नोनल है, शॉक ट्यूब है। शॉक ट्यूब के द्वारा यहाँ पे फैक्ट्री असेंबल्ड नॉन इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर है, जो एक बूस्टर के अंदर क्या है एम्बेडेड है, बूस्टर के अंदर इसको इनक्लोज किया गया है, एम्बेड किया गया है। यहाँ पर बूस्टर है, ये लो सेंसिटिव एक्सप्लोसिव यहाँ पर भरा हुआ है, ये इसका स्टीमिंग है। जब ये नोनल को यहाँ पर रिसीविंग एंड में इसको डेटोनेटर फ्यूज या डेटोनेटर रिसीव से इनिशिएट किया जाता है, तो उस समय डेटोनेटर या डेटोनेटर फ्यूज का जो VOD होता है 7000 मीटर पर सेकंड होता है। इस 7000 मीटर पर सेकंड VOD को जब ये रिसीव करता है, तो रिसीव करने के बाद यह उसको 2000 मीटर पर सेकंड में रिड्यूस कर देता है, और इस प्रकार जो शॉक वेव है जो ट्रेवल करती है उसका VOD 2000 मीटर पर सेकंड होता है। इस प्रकार से ट्रेवल करते करते ये शॉक वेव यहाँ से यहाँ पर आती है, नॉन इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर पर होती है, और ये शॉक वेव उस डेटोनेटर को इनिशिएट करने के लिए पर्याप्त होती है। वह डेटोनेटर ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट करने के बाद वह बूस्टर को ब्लास्ट करता है, और वह बूस्टर इतने हाई इंटेंसिटी और VOD का शॉक वेव उत्पन्न करता है कि उस शॉक से ये लो सेंसिटिव एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है। इस प्रकार से रिसीविंग एंड पर यह जो शॉक वेव का जो VOD है उसको रिड्यूस करता है, और सर्विस एंड पर जो शॉक वेव का जो VOD है उसकी इंटेंसिटी है उसको क्या करते हैं बूस्ट अप करता है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब ये लो VOD की शॉक वेव यहाँ ट्रेवल करती है, ट्रेवल करते करते नोनल से यहाँ से ट्रेवल करती है, तो ये इतनी लो VOD की होने के कारण, इसका वेलोसिटी बहुत कम होने के कारण, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होने के कारण ये शॉक ट्यूब के अंदर ही ट्रेवल करती है, शॉक ट्यूब को डैमेज नहीं करती है। और इतनी लो वेलोसिटी होने के कारण यह इसके बाहर में जो ये बारूद रहता है, लो सेंसिटिव एक्सप्लोसिव जो रहता है उसको ये डिफ्लैग्रेट नहीं कर पाता है। इस प्रकार से हमारा डिफ्लैग्रेशन से जो 20 से 30% बारूद मिसयूज होता था वो मिसयूज नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से डिफ्लैग्रेशन की समस्या से हमको निजात मिल गया। क्योंकि इस जो नोनल है इसमें जो शॉक वेव है उसकी वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकंड है। इतनी कम वेलोसिटी में ये जो ट्यूब जो रहता है ये ट्यूब फटता नहीं है, डैमेज नहीं होता है, और इससे क्या है ज़्यादा नॉइज क्रिएट नहीं होता है, एयर ब्लास्ट नहीं होता है। इसको जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में से भी एयर ब्लास्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से हमको एयर ब्लास्ट और नॉइज से निजात मिल गई। क्योंकि इसका VOD बहुत कम है, 2000 मीटर पर सेकंड है। इतना VOD कम होने के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, इन सबसे ये डिटोनेट नहीं हो पाता है। इसमें कहीं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता नहीं है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से भी ये पूरी तरह से सेफ है ये। तो इस प्रकार से नोनल का उपयोग करने से हमको जो समस्याएं डेटोनेटिंग फ्यूज से होती थी वो समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं, ये ओवरकम हो जाती हैं, और पूरी तरह से सेफ सुरक्षित ब्लास्टिंग होता है। इससे ग्राउंड वाइब्रेशन भी कम हो जाता है। यद्यपि ये थोड़ा बहुत महंगा है,
लेकिन इसके महंगे होने के बावजूद भी हमको हमारे बारूद की बचत होती है, ग्राउंड वाइब्रेशन कम होता है, नॉइज़ कम क्रिएट होता है, एयर ब्लास्ट नहीं होता है, हमारी स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब नहीं होती है, जिससे कन्फाइनमेंट अच्छा मिलता है। और ये सारे हमको जो फ़ायदे मिलते हैं वो इस प्रकार से इससे जो थोड़ा बहुत महंगा होता है उस फ़ायदे से क्या है वो ओवरकम हो जाता है। तो इस प्रकार से नोनल के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नोनल से। और ओरिका कंपनी के द्वारा जो नोनल जो शॉक ट्यूब बनाया जाता है, ओरिका, सॉरी ये तो चलता नहीं है, कहाँ गया वो है, ओरिका कंपनी के द्वारा जो नोनल जो शॉक ट्यूब बनाया जा रहा है उसका एक्स्ट्रा नाम होता है, क्या होता है, EXEL एक्स्ट्रा नाम होता है। और जो आइडियल कंपनी के द्वारा जो शॉक ट्यूब बनाया जाता है, नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम जो बनाया जाता है, शॉक ट्यूब जो बनाया जा रहा है उसका नाम रेडट होता है, RAYDET, रेडट नाम होता है। और उसका कंपनी वाले के जो शॉक ट्यूब होता है उसका एक्स्ट्रा नाम रहता है। तो इस तरह से मैंने डिटेल में आप लोगों को जानकारी दिया है। कुछ और जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नोनल इस तरह से काफ़ी सेफ है, काफ़ी सुरक्षित है। और ये जो शॉक ट्यूब है 3 मीटर से 45 मीटर लंबी और 20 विभिन्न डिले में प्राप्त होती है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को पर्याप्त जानकारी मिल गई है। थैंक्स। आप लोग पढ़ते रहिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9340168642। आपको जो भी डाउट होता है इस व्हाट्सअप नंबर पर मेरे आप मैसेज भेज सकते हैं। मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स, धन्यवाद।